सर कैसे हो? एकदम बढ़िया बेटा, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू योर पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कुछ अच्छा पॉडकास्ट बनाएं। मैं भी होप कर रहा हूँ कुछ अच्छे क्लिप्स निकले। सर चलो। आज द होल पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ टू अंडरस्टैंड फिल्म्स। आज आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए, मैं एक बुद्धू सा लड़का हूँ और मेरे को फिल्म्स के बारे में ऐसे जानना है, ठीक है? तो आई विल टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट फिल्म्स कि मैंने ना सर, क्या ऐसा है, मूवीज़ देखना बंद कर दिया एक्चुअली। पूछो क्यों? क्यों? इट्स लाइक सर, मूवीज़ में अभी वही देखता हूँ जो थॉट प्रोवोकिंग हो ज़्यादा, जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन हो गया, बिल्कुल सही है। गुड विल हंटिंग हो गया, वो मूवी हो गई जिसका नाम नहीं ले सकते। इफ़ यू नो यू नो। यस। फिर बहुत सारे ऐसे शटर आइलैंड हो गया। सो वैसी सारी मूवीज़ हो गई। तो सर मैं अभी, बिफोर वी गो इन टू योर लाइफ, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम द स्टार्ट, हाउ डिड इट बिगिन in your cinema life? Okay, so let me start from the schooling itself. Okay, I was a slow learner, and to begin with, I strive to get passed in my school. ओके कि आज भी अगर कोई स्कूल का टीचर मुझे देखे और बोले कि भैया ये प्रोफेसर बन चुके हैं, ये टीचर बन चुके हैं, तो यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा बच्चा कैसे बन सकता है। आई couldn't clear my examination. It was difficult for me to clear my examination. I actually flunked in 9th standard as well. So I was pretty slow learner. So स्कूल में इतना क्लियर था कि भैया ये पढ़ाई अपने बस की बात नहीं हो सकती है। आई कांट लाइक, जिसको कह सकते हैं ना कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा हूँ शायद वो सही नहीं था। बाय द टाइम आई केम टिल 10th स्टैंडर्ड, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो बदलाव लाना चाहिए कि अभी आप 9th क्लास में फ़ेल होके आए हो, 10th बोर्ड होता है। तो आई स्टार्टेड लविंग दिस वन टॉपिक दैट इज़ जियोमेट्री इन मैथ्स, और वो मुझे बहुत पसंद आने लग गया। इट वॉज ऑल विजुअल्स, तो मुझे विजुअल्स बहुत अट्रैक्ट करते थे शुरू से ही। तो जब मैथ्स का पहली बार, ऑल्दो मैं 9th में फ़ेल हुआ था, लेकिन 10th में जब ज्योमेट्री पढ़ा और ज्योमेट्री में मुझे अच्छे नंबर आए पहली बार, तो वो एक पहला एप्रिसिएशन था मेरी लाइफ का कि यार चाहे विजुअल्स हैं लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आए। कुछ नहीं होता था, वो सिंपल से एंगल कैलकुलेट करने का होता था और वो सब होता था, मुझे वो बहुत पसंद था, मुझे विजुअल्स बहुत पसंद आए। सेम फिजिक्स में भी कुछ ऐसे थे, कुछ एक था जिसमें विजुअल्स आते थे, तो जो विजुअल वाले क्वेश्चन होते थे वो मुझे बहुत पसंद आते थे। So somehow I cleared 10th with first division, and that gave me a boost कि यार कुछ तो अच्छा हो सकता है, इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, नंबर समझ में नहीं आएंगे वो बात अलग है, अर्थमेटिक समझ में नहीं आएगा वो अलग, लेकिन जहाँ विजुअल्स आ जाएगा वो मुझे मज़ा आएगा, वो मुझे देखने में, उसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। सो व्हेन इट कम्स टू, वो तो एडिट कर देंगे सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 10th वो मुश्किल पास किया। देन आई हैड अ चॉइस ऑफ टेकिंग साइंस एज अ स्ट्रीम, बट देन माई क्लास टीचर आस्क्ड मी टू टेक कॉमर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको पूरा भरोसा था कि ये बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर सकता जीवन में। तो मतलब साइंस लेके जीवन बर्बाद नहीं करना संदेश, कॉमर्स लेते जो तुम पढ़ सको। बट हाँ, मैम थी सर, मैम थी हमारी, एक मैम थी। आई हैव नो आइडिया मैम, सॉरी। सो आई चोज कॉमर्स, एंड देन अगेन कॉमर्स में इट वॉज बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, और वो मेरे लिए बहुत मज़ा आने लग गया क्योंकि अब मैं स्टोरीज़ लिखने लग गया। बिजनेस स्टडीज़ के जो पेपर में मैं केस स्टडीज़ लिख के आता था, वो मैम के लिए केस स्टडी होती थी, मेरे लिए स्टोरीज़ होती थी, और मुझे उसमें मज़ा आने लग गया कि यार ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको स्टोरीज़ लिखना है, एंड आई लव्ड इट। और जो मैं लिखता था मैडम को अच्छा लगने लग गया था कि लड़का इकोनॉमिक्स में स्टोरीज़ लिख के आ रहा है कि भैया फ़लाना फ़लाना डिमांड में अगर फ़लाना फ़लाना हो जाए तो कैसा हो जाए। मैं पढ़ के स्टोरीज़ लिख के आता था क्योंकि मुझे स्टोरीज़ लिखना पसंद था, और मैम को उसको चेक करने में मज़ा आता था कि यार ये केस स्टडीज़ ले लेके आ रहा है। शी नरेटेड इट एज केस स्टडी, आई टुक इट एज स्टोरीज़। आई स्कोर्ड गुड इन 11th। जो बच्चा 9th में फेल हुआ था उसकी सेकेंड रैंक का एक क्लास में, क्योंकि आई वॉज राइटिंग स्टोरीज़, आई वॉज राइटिंग एग्जाम्पल इन टू अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज़। सो 11th में आई स्टूड सेकेंड इन माई क्लास। 12th में आते आते भी अगेन आई वॉज ओके स्टूडेंट, बट आई कुड स्कोर गुड। सो कॉमर्स हेल्प मी टू राइट स्टोरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर अकाउंटेंसी समझ में नहीं आता था, अगेन नंबर्स आ जाते उसमें, लेकिन जहाँ स्टोरीज आ जाती, जैसे इकोनॉमिक्स की स्टोरीज आ गई, बिजनेस स्टडीज़ में स्टोरीज आ गई, केस स्टडीज़ आ गया, तो मुझे बहुत पसंद आता था। सो आई एक्चुअली enjoyed my 11th 12th very much by studying,
एक्चुअली काइंड ऑफ स्टडिंग. तो मैंने कभी पढ़ाई को एज अ पढ़ाई नहीं लिया. पढ़ाई में मज़ा आ रहा है तो बहुत सही है, पढ़ाई में अगर सज़ा बन रही है तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है. सो दैट वाज माय कॉन्सेप्ट बाय 11th-12th. By mistake I joined media as a college. It was by mistake only because I was not supposed to be into media because my dad was completely against. He was, of course, he was a media person. He spent his entire life in print media, but he didn't wanted me to join print media or any media for that sort. But गलती से I joined a college which was a media college, क्योंकि उस समय दूसरा कॉलेज मिल नहीं रहा था. तो जो लास्ट ऑप्शन बचा था वो मीडिया कॉलेज था. सो आई जॉइंड अ मीडिया कॉलेज एंड आई फिनिश माई डिग्री BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड एंड देयर आई फेल इन लव विद ऑडियो विजुअल. तो वो जो विजुअल्स के प्रति जो लगाव था, फिर वो ऑडियो डॉट्स कनेक्ट हो गए. यस, वो डॉट्स कनेक्ट हो गए. स्टोरीज बनाना, वहाँ पे हमने यही करते थे. हमारे डिपार्टमेंट में हम लोगों को यही सिखाया जाता था कि हाउ टू मेक फिल्म्स, हाउ टू मेक ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्रीज, सो हाउ टू मेक पॉडकास्ट. तो हम उस समय पॉडकास्ट बनाते थे. एंड दिस गॉट बेटर व्हेन आई स्टार्टेड जॉइंग ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी. तो तब उस समय ऐसा था कि हाँ, मुझे लिखना होता था, स्क्रिप्ट लिखनी होती थी और मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती थी ऑल इंडिया रेडियो पे. तो आई जॉइंड ऑल इंडिया रेडियो एज अ रिकॉर्डिस्ट. तो थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसे मिल जाते थे, लेकिन आई एन्जॉयड दैट थिंग वेरी मच. तो बाय द टाइम आई वॉज लर्निंग ऑडियो, आई वॉज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एज अ रिकॉर्डिस्ट एज वेल. तो टेक्निकल जॉब था, तो बड़ा मज़ा आने लग गया. फिर मैं लिखने भी लग गया, फिर बोलने भी लग गया. आई जॉइंड ऑल इंडिया रेडियो एज अनाउंसर देयर. तो वो बड़ा अच्छा है. पहली बार जब मैंने आवाज़ सुनी, खुद की आवाज़ रेडियो पर, so that was my first experience of broadcasting myself, you know, and that was so good, listening to your own voice and like, ये तो मेरी आवाज़. अच्छा तो बोलता हूँ मैं. अच्छा तो बोलना शायद अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेता था. तो मुझे लिखना बहुत पसंद था और कहानियाँ बोलना बहुत पसंद था. So by the time I was about to finish my PG, I really thought कि I should be a black sheep. तो बाकी सारे फ्रेंड्स इंडस्ट्री में चले गए थे, तो मुझे पढ़ने में मज़ा आने लग गया था कि यार मीडिया में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड गॉट इनटू मीडिया प्रोफेशनली. दे आर इनटू मीडिया इंडस्ट्री. आई वाज द ओनली वन हु जॉइंड एज अ टीचर बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी मोर. सो आई परस्यूड माई PhD इन सिनेमा एज वेल, कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि मज़ा आ रहा था पढ़ने में. तो जो चीज़ 11th और 12th में समझी थी कि यार पढ़ने में अगर मज़ा आए तो ही पढ़ो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पढ़ने का, कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाई करने का. सो आई स्टार्टेड लर्निंग मीडिया मोर, आई स्टार्टेड लर्निंग सिनेमा मोर एंड आई फिनिश माई PhD एंड देन आई बिकेम अ टीचर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ऑडियो विजुअल्स. So ऑडियो विजुअल्स में क्या होता है? Audio visuals, I started, first of all, I learned photography and then I started teaching photography as a part of workshops. So I used to take individual workshops और लोगों को फोटोग्राफी सिखाता था. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जा के फोटोग्राफी की वर्कशॉप लिया करता था. फिर मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है कि भाई अगर किसी को पढ़ाने में, आप भी वही पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ा भी रहे हो, उसके लिए पैसा भी मिल रहा है, तो भाई साहब ये तो सही लाइफ है यार. सो या, आई लव्ड the entire field of audiovisual productions. So right from photography to television production to film production, I started learning more and more. I worked in an international feature film as well. I wrote Which one? There was a film called Kristayan. So I was लिख लिख लो. आज बहुत सारी रिकमेंडेशंस मिलने वाली है. अरे ये क्या नाम है? Kristayan. के हाँ, start from CHI, Kristayan. क्रिस्टा. So we started working on that, and I was an assistant director in that film as well, and I assisted in writing script for that because writing और story बोलना बहुत पसंद आता था. So yeah, that experience helped. Then I started making individual documentaries and corporate videos क्योंकि पैसा चाहिए था. So by that this was around after I finished my PG and yeah. What year? 2012. Okay. 2011-12, yeah. So I started making all of these things, and then I joined a university for teaching because that was my first experience to teach. And the first day of my professional teaching experience itself, I loved taking that class. I was like, ये सही है यार. Like class में जाने के बाद एक अलग से एड्रेनलिन रश मिला कि यार ठीक है. अब
सी आई वॉज टीचिंग द थिंग्स विच आई लर्न, दैट्स इट. जो प्रैक्टिकली मैंने सीखा था, जो मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में सीखा था, बस वो लोगों के साथ शेयर कर रहा था. बट आई एन्जॉय टीचिंग दैट. सो माई वेरी फर्स्ट क्लास was actually I was teaching MBA students business communication. That was the very first class I took. Business communication. I was teaching communication to them, by the way. So I love that class. ठीक है ना, वो 60 बच्चों की 2 बैचेस थी, and I started teaching business communication to them. Loved it. ठीक है, I loved teaching, they loved learning from me. ठीक है, so communication help, क्योंकि वो मेरे कॉलेज में पढ़ चुके थे communication, तो वही मुझे पढ़ाना था उनको. And then I started teaching to CAs, chartered accountants. ICWI में I started as a guest lecturer for teaching them business articulation. तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसा किया जाता है, वही कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सिखाया जाता था. तो पहले जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो ऑलमोस्ट मेरी एज के थे. अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब मेरे से बड़े थे, वो सब CA प्रोफेशनल CAs थे. उनको मैं आर्टिकुलेशन पढ़ा रहा था. बट आई एन्जॉयड दैट एज वेल, और मुझे लगता है उनको भी बहुत मज़ा आया. फिर आई जॉइन यूनिवर्सिटी, है ना. आई जॉइन यूनिवर्सिटी इन 2013. Amity University I joined in 2013, and then from 2013 till 2024 I've been teaching. Nice. So in Amity University I stayed till 2019, and I used to teach the same subjects: audiovisual production, filmmaking, photography, story writing, or visual communication. So you're doing writing from the start? Yes, writing in the sense कि I like narrating stories. तो प्लेस के लिए लिखना, और नुक्कड़ नाटक के लिए लिखना, और कॉर्पोरेट वीडियोस के लिए लिखना, और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लिखना, बस वो मुझे बहुत पसंद था. That's amazing. Yeah, so and then I joined here in 2019, and since 2019 I'm in PDPU. PDPU now. PDU. So this is my journey of making films, and how I got interested in making films and teaching cinema overall. आपकी जर्नी सुनकर मेरे को अपना याद आ गया कि 9th में मैं भी आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स एक्चुअली. तो मैं कुछ भी लिखता था, जैसे मूवीज के ओपिनियंस हो गए. ओह वेरी गुड, नाइस. कुछ भी ऐसा रैंडम चीज़ है, लाइक इवन नाउ ऑल्सो आई राइट समथिंग, और नाउ ऑल्सो लाइक आई एम अ कॉपी राइटर. वेरी गुड, एक्सेलेंट. सो आई एम डूइंग दिस विथ माई ब्रदर. सो we are doing like this business. So we are enjoying right now. This is good. See, प्रेमचंद ऐसा बोलते थे कि जिस दिन मैं नहीं लिखूं उस दिन मुझे खाना खाने का अधिकार नहीं है. अरे वाह, है ना. तो अगर मैंने नहीं लिखा तो मेरे को अधिकार नहीं खाना खाने का, मेरे को रोटी खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं रोटी डिजर्व नहीं कर रहा हूँ. आई हैव टू राइट बिकॉज ही वॉज अ राइटर. ही हैव टू राइट. तो अगर जो राइटर होता है वो चाहे एक दिन में एक सेंटेंस लिखे, लेकिन लिखे. एक सेंटेंस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा नहीं कि हर दिन आप नॉवेल लिख रहे हो, हर दिन कोई सी स्टोरी लिख रहे हो. आप कई बार राइटर्स ब्लॉक में हो जाओगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप आज क्या लिखें या कल क्या लिखना था. कुछ ना कुछ रोज़ लिखो, चाहे एक सेंटेंस लिखो, चाहे आपका स्टेटस लिखो, 2 सेंटेंस लिखो, 4 सेंटेंस लिखो, खुद के लिए लिखो, या तो डायरी लिखो, लेकिन रोज़ लिखो. वो बहुत काम में आता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ो. देखो अभी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? जिनको पढ़ना चाहिए ना वो लिख रहे हैं. चैलेंज ये है कि जिनको पहले पढ़ तो लो भैया, तो पता तो चले कि अच्छा कैसे लिखते हैं. जिनको पढ़ना चाहिए ना वो लिखे जा रहे हैं ऐसा, और जिनको लिखना चाहिए ना वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं. मैं पढ़ भी रहा हूँ, नहीं नॉट यू बेटा, बट दिस इज द चैलेंज विद अस कि अच्छा लिखने वाले कम हैं. तो अगर बहुत अच्छा लिख सकते हो तो आई रियली वांट कि लाइक हमारी इंडस्ट्री में भी अच्छे राइटर्स की बहुत कमी है ना. अच्छे लिरिसिक्स की बहुत कमी है कि जो अच्छा गाने लिख सके. ना गाने मतलब कुछ भी गाने आते हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता इनको फीस सैलरी कैसे मिलती होगी ऐसे गाने गाने वाले की. मतलब क्या ही गाना है, मतलब 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का ही, मतलब क्या क्यों. और वो खुद भी बोलता है कि भैया मैंने क्यों ही लिखा था ये गाना. ठीक है ना, कि आज ब्लू है पानी 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 पानी, दिल है सानी 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 सानी. अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं 8 आने भी नहीं दूँ ऐसे. क्या लिखा है. ठीक है ना, बट ठीक है, चलता है. जो दिखता है वो बिकता है, जो चलता है तो अच्छी बात है. सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन हाँ, अच्छे लिरिसिस्ट की कमी है. पर हाँ,
आज भी बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हैं, जैसे इरशाद कामिल बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे बहुत स्वानंद किरकिरे बहुत अच्छा लिखते हैं, सो उनको पढ़ना। पीयूष बहुत अच्छा लिखते हैं, कौन है लिख लेता हूँ। स्वानंद किरकिरे हैं, इरशाद कामिल है, स्वानंद किरकिरे हमारे इंदौर से ही है। अच्छा। और पीयूष मिश्रा तो हाँ, जो फेमस भाई। यस हाँ, यस हाँ, पीयूष मिश्रा आई नो। फिर पीयूष मिश्रा इज एन आर्टिस्ट, हाँ आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बिल्कुल, अगर उनको पढ़ना है तो फिर स्वानंद किरकिरे को भी पढ़ना बहुत मजा आएगा। वो बावरा मन देखने चला एक सपना, वो मैं इतना थिएटर में गया नहीं हूँ, बट पीयूष मिश्रा से इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। उनकी जो लिरिक्स होती है, हाँ हाँ माशाल्लाह। इसीलिए ना अच्छा लिखने वाले अगर ऐसे मिल गए, सी आई एम टू मच, इसको बोलते हैं ना कि हद दर्जे का एडिक्टेड टू गुलजार, इसको एडिक्शन बोल सकते हैं ना, एडिक्शन की इनको पढ़ना ही है। और वो आप अगर गुलजार को अगर आप पढ़ के बड़े हुए हो ना, तो आपका जो रेंज होता है ना वर्ड्स का, वो खुल जाता है। आपको लगता है कि यार कितना कुछ है पढ़ने के लिए, कितना कुछ है समझने के लिए। अगर आप गुलजार को पढ़ के बड़े हुए हो, तो मतलब उनको पढ़ के अगर आप बड़े हुए गुलजार साहब को, तो आपको बहुत बड़ी रेंज मिलती है चीज़ों को समझने के लिए। आप सोचिए, जो व्यक्ति जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए लिखता है, वही व्यक्ति बीड़ी जलाई ले भी लिखता है, ठीक है, ये एक रेंज हुई। और वही व्यक्ति एक गाना और लिखता है जो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, बहुत बेहतरीन गाना है। वही व्यक्ति लिखता है कि चल छैया छैया, वो एक रेंज है, वो एक अलग डायमेंशन है ना। और मोरा गोरा उनका सबसे पहला गाना था, मोरा गोरा अंग लहिले मोहे शाम रंग दई दे, ये उनका सबसे पहला गाना था। तो अगर आप गुलजार की कविताएं न पढ़ या उनकी नज़में नहीं पढ़ो, सिर्फ गाने ही पढ़ ले, उनके लिरिक्स ही पढ़ ले, आपको लगेगा यार क्या दुनिया है ये, और कितना सुंदर लिखा है, कितने सारे शब्द हैं, और हर एक शब्द का इतना डीप मीनिंग है कि आपको लगता है हाँ यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। गुलजार साहब ने माचिस के गाने लिखे, चप्पा चप्पा चरखा चले जो आप सुनते हैं, और छई चप्पा छई, और छोड़ आए हम वो गलियाँ, कितना सुंदर लिखा है। उसमें एक लाइन है, कौन सा है कि हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। अरे वाह। अब डिम्पल को बताने के लिए कितना सही लिखा है कि जब वो हंसती है तो गालों में भंवर आ जाते हैं। कितना सही लिखा है। हम इंजॉय करते हैं उनके गाने के कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, वो बोलते कि तेरे बातों में किमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की लू है। कि मतलब अगर तू बात करती ना तो एडिक्शन हो जाता है, दैट इज़ तेरी बातों में किमाम की खुशबू है। किमाम का एडिक्शन होता है ना, उस खुशबू का एडिक्शन होता है, पान में किमाम डाला जाता है। तो गुलजार साहब जब लिखते हैं कि तेरी बातों में किमाम की खुशबू, तू बोलती रहे यार, अच्छा लगता है, एडिक्शन होता है मुझे तब तू बोलती है, तो दैट इज़ गुलजार। और आप गुलजार साहब की नज़में पढ़ो, आपको लगेगा कि यार कितना कुछ है, कितना सही लिखते हैं वो। एंड देन आप और एक्सप्लोर करने का मन होता है, फिर ऐसा लगता है ना कि और पढ़ो, ऐसा कुछ और पढ़ो, ऐसा कुछ। और जब वो आप पढ़ते हो तो आपको लगता है मेरे को भी लिखना चाहिए, मैं कुछ लिख सकता हूँ। वो आता है अंदर से आता है ना, तो भी आता है अंदर से। आप अच्छे फोटोग्राफ देखते हो तो यार मेरे को भी खींचना चाहिए, मेरे को कैमरा लेना चाहिए, मैं भी कुछ कर सकता वो होता है ना, हर एक यंगस्टर का एक ख्वाब होता है, हाँ। खुद का एक फोटोग्राफ हो और खुद का एक फोटोग्राफी पेज हो जाए, ठीक है। बहुत लोगों का है। हाँ बिल्कुल, कि भैया ये कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी करूँगा, एक होप आती है। तो जब आप गुलजार को पढ़ते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप ऐसे बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हैं तो आपको एक होप आती है। तो मैंने गुलजार साहब को बहुत पढ़ा, मैंने हरिशंकर परसाई जी को बहुत पढ़ा। हरिशंकर परसाई, तो अगर आपको सटायर सीखना हो जीवन में, कि मतलब किसी को सरकाज़म कैसे दिया जाता है, तो आप हरिशंकर परसाई जी को पढ़िए। मतलब हरिशंकर परसाई जी से बेहतरीन सटायर लिखने वाला नहीं है। आई कैन एक्चुअली सी दैट। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ करना हो, या आपको खुद के सटायर लिखने हो, या कुछ अच्छा लिखना हो, एक बार हरिशंकर परसाई जी को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। कि द वे ही यूज्ड टू नरेट स्टोरीज, द वे ही यूज्ड टू नरेट एनेक्डोट्स, बहुत गजब मज़ा आएगा। हिंदी के राइटर है हरिशंकर परसाई, तो उनको मैंने खूब पढ़ा है। तो मुझे रश्मि रथी पढ़ना बहुत पसंद है। अगर आपको पता हो, एक कविता है रश्मि रथी, तो उसमें कर्ण के बारे में लिखा है, महाभारत के कर्ण को एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो पूरी कविता कर्ण के ऊपर है, रश्मि रथी, बहुत सुंदर है। तो जो अपब्रिंगिंग जो मेरी हुई है वो ये सब पढ़ के हुई है, वो फिल्में देख के हुई है। तो
जाहिर सी बात है कि जब आप इतना सब कुछ करते हैं, मैंने इतना सिनेमा देखा, इतना सारा पढ़ा, फिर मुझे लगता है कि यार ये ऐसी किसी चीज़ है जब कभी आप सैचुरेट नहीं हो सकते, क्योंकि इतना कुछ है। आप नेटफ्लिक्स खोलिए, आप प्राइम खोलिए, आप कोई सा भी OTT प्लेटफॉर्म खोलिए, इतना कुछ है कि आपको सिर्फ चेक करने में 2 घंटे लगता है कि आज कौन सी पिक्चर देख रहा है, इतना कुछ है। तो जो दुनिया किताबों की है वैसी दुनिया सिनेमा की भी है। तो यू कैन नॉट गेट सैचुरेटेड विद सिनेमा, एंड दैट्स द थिंग आई लव अबाउट इट। क्योंकि आप जितनी बार कोई सी फिल्म को देखते हो, आपको एक नया डायमेंशन मिलता है। अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये जोन में हम कभी गए ही नहीं थे, इसको इस तरीके से हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं था। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हाँ, डायरेक्टर ने कितना सोचा होगा उसको करने के लिए। दिस इंट्रीग यू टू वॉच मोर फिल्म्स, दिस आइडिया ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ देम। और हर एक डायरेक्टर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, हम ऑटो थ्योरी बोलते हैं उसको। तो हर एक डायरेक्टर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है कि वो उस एक पर्टिकुलर तरीके की फिल्में को या तो बनाता है या उसमें अपना एक छाप छोड़ के जाता है, सिग्नेचर स्टाइल। तो आप उसको एक्सप्लोर करो कि यार मान लीजिए संजय लीला बंसाली, तो अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे तो बड़े बड़े कर्टन्स दिखेंगे आपको उनकी फिल्मों में, आपको बड़े बड़े झूमर दिखेंगे, है ना, एक गुजराती टच दिखेगा, है ना, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम हो जाए या दूसरे, तो एक गुजराती टच दिखेगा उसको, है ना। तो ही हैज़ हिज ओन सिग्नेचर स्टाइल टू मेक इट, ठीक है ना। मेरी चाय आ गई है, आगे बिना चाय के मैं बात नहीं करता। सो हम क्या बात कर रहे थे? हम चाय पे चर्चा सो हाँ, अगर फिल्म, मुझे पर्सनली फिल्में देखना बहुत पसंद है और इसीलिए ये मेरा कैरियर भी है। मुझे फिल्मों पे बातचीत करना बहुत पसंद है। हर फ्राइडे का एक रूल है कि मुझे हर फ्राइडे कोई ना कोई सी फिल्म देखना है, वो पक्का है कि अगर कोई सी फिल्म नई रिलीज़ हुई है तो वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी लैंग्वेज की है। अच्छा। बस नई फिल्म है तो मुझे वो देखने का है। और हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ देख के सोता हूँ, चाहे एक किसी सीरीज़ का एक एपिसोड हो जाए या कई बार तो पूरी सीरीज़ देख लेता हूँ एक रात को बैठ के। बट हाँ, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। मैं ह्यूज फ़ैन ऑफ सिनेमा। तो वो एक पैशन है ना, वो है ना, एक आदत है। अच्छा। हमारी एक आदत है, हैबिट है हमारी। तो एक फिल्में देखना मेरी आदत है और इतना सारा कंटेंट देखा है तो फिर उससे पता है लोगों को समझने में बहुत मदद मिलती है कि जब सिनेमा देखते हैं तो, क्योंकि आप सिनेमा में अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं और आपकी दुनिया इन कैरेक्टर्स से भरी हुई है। आप सिर्फ एनालाइज करते, अरे ये वही है ना, अच्छा हाँ, ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उस पिक्चर में उसने बिहेव किया था। तो आपको लोगों को समझना आसान हो जाता है जब आप फिल्में देखते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सिनेमा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो या और जो चीज़ आपको देखनी पसंद हो, जो चीज़ आपको करना पसंद हो, उसके लिए अगर आपको पैसा मिले तो क्या बुरी बात है। तो मुझे सिनेमा पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। दैट इज़ इट। सर, क्या डज सिनेमा इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल? जैसे एक कंट्रोवर्सी बीच में आई थी एनिमल देखने के बाद कि ना ये तो एंटरटेनमेंट के लिए देखो यार, इतना ये क्यों कर रहे हो? एंड सम ऑफ द ऑडियंस वेर लाइक नो, बट इट रियली इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। देखो, एक कोट है, सिनेमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? सिनेमा के ऊपर व्हाट इज सिनेमा नाम से 2 नॉवेल बने हुए हैं या 2 लिखे हुए व्हाट इज सिनेमा नाम से। अच्छा। और उस 2 लिखने के बाद भी लाइक वो अधूरा ही है कि व्हाट एग्जैक्टली सिनेमा, क्योंकि उसका इतना बड़ा स्कोप है। कमिंग बैक टू दैट कोट कि लाइक सिनेमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड, वो इसलिए कहा जाता है कि देखो 2 प्रकार का सिनेमा होता है। एक वो जो हमको मतलब एक सपनों की दुनिया बताता है कि यार ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो एक पूरी सपनों की दुनिया है। दूसरे प्रकार का सिनेमा होता है जो हमको धरातल पे लाता है, जो हमको सच्चाई दिखाता है, अरे देखो ये होता है, सत्यजीत राय जैसे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे 2 अलग अलग प्रकार का सिनेमा है और दोनों ही सिनेमा ज़रूरी है। देखो एक कमर्शियल सिनेमा है और दूसरा एक एस्थेटिक वाला आर्टिस्टिक सिनेमा है। दोनों ही सिनेमा ज़रूरी होता है हमारे लिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप इसकी बात करें कि हमारी इकोनॉमी सिनेमा से चलती है, बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा सिनेमा से आता है, पैसा ही वहाँ से आता है। हमारी डायरेक्ट टैक्सेस वहाँ से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम सिनेमा से इंस्पायर होते हैं, हम चीज़ें सिनेमा को देख के खरीदते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा चंक हमारी इकोनॉमी का सिनेमा से चलता है, ये तो पक्की बात है।
तो डायरेक्टली तो हम इन्फ्लुएंस होते ही भी है, इनडायरेक्टली भी हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं सिनेमा से। जब बात आती है इस सेंटेंस की सिनेमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड, तो जब आप सिनेमा देख रहे होते हैं ना, तो सिनेमा बेसिकली मूविंग इमेजेस है, मूविंग इमेजेस। तो आपको 25 फ्रेम्स पर सेकेंड या 30 फ्रेम्स सेकेंड या 50 फ्रेम्स पर सेकेंड पर फ्रेम्स स्टिल इमेजेस दिखाई जाती है, जिसको हमारा दिमाग सोचता है कि अच्छा ये मूविंग है, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन एक फिनोमिना, उसके कारण हमको लगता है कि यार ये मूविंग है, हमको वो मूव करते हुए दिखाई देता है। अदरवाइज दे आर जस्ट स्टिल इमेजेस। स्टिल इमेजेस को हम एक साथ तेज़ी से देखें तो मूवमेंट दिखता है। तो ऑन टेक्निकल ग्राउंड तो हम बुद्धू बन रहे हैं, ठीक है, हम स्टिल इमेजेस को देख के लगता है हाँ ये मूविंग है ना। दूसरा होता है एस्थेटिकल लेवल पे, कि हमको वो दुनिया दिखाई जाती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये है यार, ये हो सकता है, और हम इस लेवल तक बिलीव करते हैं कि हमको लगता है यार ये मेरे साथ भी तो हो सकता है। तो जब वो सनी देओल भाई साहब हैंड पर उखाड़ते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है कि यार मार मार इसको, इतना मार, खूब मार, है ना। जो घिर जाता है जब विलन, है ना, जब तेलुगु पिक्चर का विलन घिर जाता है बहुत सारों के बीच में, तो हमको लगता है देखने में मारेगा वो, हमारे अंदर एड्रेनलिन रश, हमारे हार्मोन्स तेजी से दौड़ने लगते हैं कि यार मार इसको मार। यू फील द सेम एक्सप्रेशन, द सेम इमोशन, दैट इज द मैजिक। ऑफकोर्स हम बुद्धू बन रहे हैं, कनेक्शन आ जाता है ना। वो RRR फिल्म का जो शॉट है कि जिसमें वो अकेला 150-200 लोगों से लड़ रहा है ना, वो देखो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब वो मार रहा होता है तो बड़ा आनंद आता है, यार मार तो मार, बहुतों को मार रहा होता है वो, है ना, जिस तरह से वो निकलता है। तो वो चीज़ पॉसिबल, लेकिन हमको उस पर बिलीव किया जाता है, हमको मनाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, और हम कर भी लेते हैं यार। जब हम बाहुबली देखते हैं, इसलिए मुझे देखो राजा मौली की जो फिल्में हैं वो फिक्शन है ना, पूरा फिक्शन है, वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो शायद नहीं है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमको बहुत मज़ा आता है वो फिल्में देखने में। चाहे बाहुबली 1 देखो, 2 देखो, वो जब सीन है वो झरने में से वो क्रॉस करके जाता है, वो तीर ऊपर फेंकता है, वो फिजिक्स के रूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमको मज़ा आता है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में 4 कारें ऊपर उड़ के आती हैं, है ना, वो तो ग्रेविटी के रूल को भी उल्टा करके बनाता है फिल्में, लेकिन हमको बहुत मज़ा आता है वो फिल्में देखने में। हमको लगता है कि हाँ यार ये हमसे जुड़ी हुई है, वो दैट इज़ द मैजिक, है ना। तो चाहे सिनेमा हमको बुद्धू बना रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आता है यार सिनेमा देखने में। वो जैसे अंधेरा होता है, सामने फिल्म चालू होती है और लगता है कि यार ये जादुई दुनिया है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो या दैट्स व्हाट लाइक सिनेमा इज़ ऑल अबाउट, कि बेशक वो हमको बुद्धू बना रहे हैं, बेशक वो हमारे लिए ऐसा है कि एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, लेकिन उसके अलावा भी सिनेमा हमको इन्फॉर्मेशन देता है, सिनेमा हमको एडुकेट करता है। जैसे डॉक्यूमेंट्री होगी तो हमको एडुकेट भी करेगी, है ना, वो इन्फॉर्मेशन भी देगी, एडुकेट भी करेगी, एंटरटेन भी करेगी वो हमें। तो हम जो चीज़ हमको इतना सब कुछ दे रही है, तो हमको तो उसके लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए कि भैया हाँ हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिनेमा, ऐसा। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट एज वेल, कि आजकल सिनेमा में क्या चल रहा है। आजकल हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत सेंसिबल हो चुका है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुका है, उसको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। करेक्ट। तो उनको दिमाग में रहता है कि अच्छा ये सिनेमा ना कुछ खास नहीं बना, चाहे पैसा खूब लगाओ। किसी समय ऐसा नहीं था, किसी समय कि अगर बड़े बजट की फिल्म बनती तो बहुत यार देखना ही देखना है। आज के समय में अगर बड़े बजट की फिल्म बनी होगी ना तो फ्लॉप भी हो सकती है। कलंक इज एन एग्जाम्पल, खूब बड़े बजट की पिक्चर बनी, अच्छा वेरी गुड तो देख लेना कभी लगे तो। कलंक का कोई सॉन्ग हुआ था ना, अच्छा हिट हुआ था, हाँ सुना है कलंक का सॉन्ग, वो हाँ आई डोंट नो। सो दैट्स व्हाट, ना कि ऑडियंस को पता है कि ये नहीं चलेगी, वो नहीं चली कलंक पिक्चर। और वहीं एक बहुत छोटे बजट की फिल्म जिसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आएगी। लोगों को लगा यार क्या बढ़िया पिक्चर बना है, क्या बढ़िया सिनेमा बना है। तुम्बाड़ इज एन एग्जाम्पल, है ना। अगर आपने तुम्बाड़ देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर देखना। बहुत लेविश बजट की पिक्चर नहीं है वो, है ना, कम बजट में फिल्म बनी लेकिन बेहतरीन सिनेमा बना है। और आजकल ऐसा ही सिनेमा चल रहा है जो आपको सोचने में मजबूर करता है कि यार क्या क्या दुनिया है यार, ये ऐसा भी हो सकता है, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है। इनफैक्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अब परसेंट कम होता जा रहा है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत चल रही है।
बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल। आप जिस आफ्टर बाहुबली, इनफैक्ट बाहुबली 1 से भी पहले लाइक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने जो स्पीड पकड़ी है, एक समय बिल्कुल ऐसा आने वाला है कि तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बराबर आ जाएगी. दे आर एक्चुअली ऑन टू दैट लेवल. सो पीपल आर लविंग रीजनल सिनेमा एज वेल. और वो वही तो खासियत है हमारे देश की कि आज गुजरात में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसको मलयाली सिनेमा पसंद आ रहा है क्योंकि वो OTT पे आता है, उसने वो देखा है ना. मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मैं रहता गुजरात में हूँ, लेकिन मुझे मलयाली सिनेमा पसंद आता है. मैं वहीं नॉर्थ ईस्ट की पिक्चरें भी देखता हूँ, मुझे आसाम की फिल्में भी बहुत पसंद आती है, मुझे बंगाली सिनेमा भी बहुत पसंद है. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर इंटायर नेशन कि हम अलग अलग कल्चर का सिनेमा देख सकते हैं. तो वो कैसे रहते हैं, वो उनके कल्चर में क्या क्या होता है, हम घर बैठे देख सकते हैं. कितनी सुंदर बात है ये. अभी लास्ट वीक मैंने एक पिक्चर देखी थी, किष्किंधम कांडम, है ना, अभी रिलीज़ हुई, मलयाली सिनेमा है, बेहतरीन फिल्म है. बस वही है ना कि आप 10 मिनट भी मिस नहीं कर सकते क्या होने वाला है. 10 मिनट मतलब 5 मिनट भी आप मोबाइल चला नहीं सकते कि यार कुछ निकल गया तो. जैसे एक फिल्म थी अंधाधुन, है ना, हाँ. उसमें ऐसा होता है कि आप 2 मिनट मिस नहीं कर सकते कि अच्छा अरे यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो. दैट्स हाउ अ गुड फिल्म्स आर. अच्छी फिल्म का एक क्राइटेरिया ये होता है समझने के लिए कि आप 5 मिनट भी मिस नहीं करना चाहते उस अच्छी फिल्म को. यू आर एंगेज. यस, या टोटली एंगेज्ड, है ना. मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि एनालाइज कैसे करते हैं कि अच्छी फिल्म है, कि जब आप थिएटर में जाएं और आप देखते देखते बस मोबाइल ना निकाल लें. अगर आपने जेब से मोबाइल निकाल लिया और देखने लग गए तो मतलब फिल्म में जान खत्म हो चुकी है, वो पक्का है. तो आपको वो फिल्म मोबाइल अंदर ही रखने पे मजबूर कर दें कि भैया मोबाइल मत निकालना, मैं इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखा रहा हूँ तुझे कि तेरे को मोबाइल निकालने नहीं दूंगा. और वो होता भी है. कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते तक नहीं कि मोबाइल में क्या आया, हमको अरे यार ठीक है, और ये तो फिर भी ठीक है. और बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ कि कई बार तो आप वॉशरूम तक नहीं जाते हैं. हाँ. आपको बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, अभी रुक जाओ, एक पिक्चर देख रहा है, बहुत आगे क्या होगा, ठीक है. वी एक्चुअली हम सब चीज़ रोक लेते कि नहीं भैया जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं नहीं जा सकता. दैट इज़ हाउ यू एनालाइज कि यार ये पिक्चर गजब बनी है. नहीं तो आप अगर बेकार पिक्चर होगी या जिसकी स्क्रिप्ट स्लो होगी या जिसमें मज़ा नहीं आएगा आपको, तो आप मोबाइल निकाल के चला लेंगे, आप पड़ोसी से बात कर लेंगे, पीछे कियोस्क होगा, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली. क्यों? क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें पसंद आ रही है सिवाय उस पिक्चर देखने से. फिर उस पिक्चर में चाहे लैविश बंगला भी दिखाया हो, चाहे बिग बजट की पिक्चर हो, बड़े से बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर उसे ले लिया हो, लेकिन आपको नहीं पसंद आएगी क्योंकि आप उससे जुड़ नहीं पा रहे. फिल्मों के लिए ज़रूरी है वो ऑडियंस से जुड़े, है ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जो सिनेमा बन रहा है वो इतना एंगेजिंग बन रहा है और अच्छा, बहुत अच्छा. लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे आए हैं, अभी नए जो बेहतरीन म्यूज़िक बनता है आजकल इसमें, है ना. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ मेकिंग फिल्म्स. इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकली भी हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा साउंड हो चुकी है. बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से, बहुत अच्छे VFX के साथ हम पिक्चर बना रहे हैं, है ना. अरे अगेन RRR इज़ एन एग्जाम्पल. कितना गजब का VFX यूज़ किया हुआ उसमें. सो आई रियली लव दिस व्हेन जब हमारी ये फिल्में है ना इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करती है ना, आई लव दैट पार्ट. आई रियली लव दैट पार्ट कि यार हमको रिप्रेजेंट कर रही है कि यार क्या सही है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ अ प्रोफेसर इन सीक्रेट हार्ट यूनिवर्सिटी. सो वी वर बीन कॉल्ड एज अ गेस्ट. I was representing India there, है ना. So that was on like study you have like film studies in India के ऊपर था कि like we can have a joint course like that so that they can understand Indian cinema. So I went to South Korea and we were chief guest there. So I asked her, she was from America. I asked her कि what gift you need, है ना, इंडिया से मैं आपके लिए क्या लाऊं. गेस सुनने क्या बोला होगा. She said, संदेश जी can you bring RRR poster for me. And I felt so good. I was like, सही है यार. That's the passion towards this kind of cinema. You know, people are loving this kind of films. Internationally, हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है. वो बात अलग है, हम ऑस्कर के लिए नहीं जा पाते, और ऑस्कर खैर तो अलग ही जोन है, ठीक है ना. हमारी फिल्में शायद ऑस्कर के लिए नहीं है कि हमारी फिल्में लोगों के दिलों के लिए है ना. वो हम लोगों को खुश रख सकती है, बस वो काफ़ी है. वो काफ़ी सेंस ऑफ बिलोंगिंग. बिल्कुल, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज़ देयर. द सेंस ऑफ इसको बोलते हैं ना, वो हैप्पीनेस जो है, चाहे 2.5 घंटे के लिए हमको छोटी सी खुशियाँ दे दे, काफ़ी है हमारे लिए,
हम पूरी सब चीज़ भूल जाते हैं। हफ्ते भर हमारे साथ क्या हुआ है, बॉस की गाली सुनी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, बॉयफ्रेंड, सब भूल जाते हैं। बस पिक्चर देख लो अच्छा सा, अरे हाँ, फिर 1 महीना 2 महीना वही चलता रहता। बिल्कुल, इनफैक्ट कई लोग अपना करियर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अच्छे अगर ऐसा कोई सा फिल्म देख लिया, जैसे एक फिल्म आई थी लक्ष्य, वो फिल्म देखने के बाद कितने सारे लोगों ने अपना करियर चेंज करके दे ऑप्टेड टू बी अ सोल्जर इन आवर कंट्री। तो ये तो अच्छा है ना, कितना गजब इम्पैक्ट है सिनेमा का हमारे ऊपर। जैसे ZNMD देखकर लोगों को ऐसे ट्रिप पे जाने का इन्फ्लुएंस हो गया कि चलो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चले। एग्जैक्टली, वो योलो वाली फीलिंग आ जाती है हाँ। जरा देख के कि यू ओनली लिव वंस। तो भैया मस्त है, होना चाहिए लाइफ में ऐसा, है ना। तो सिनेमा इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आर कंट्री ऑल टुगेदर एंड आर सोसाइटी एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे होते थे, मैं जब छोटा था, जब घर वाले बोलते थे कि देखो फिल्में में देखो, है ना, ये कोर्स में नहीं आएगी। अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को सबसे पहले यही बोलता हूँ, देखो घर में कोई बोले ना तो बोल देना यही कोर्स में आएगी। संदेश सब फिल्में पूछते हैं, ठीक है ना, फिल्मों के क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज पढ़ाता ही सिनेमा हूँ। तो मेरे क्वेश्चंस भी सिनेमा पे आते हैं कि भैया आप किसी फिल्म को एनालाइज कर रहे हो तो क्या देख रहे हो, किस हिसाब से देख रहे हो, उसमें एंगल्स क्या लिए हुए हैं, उसका सीमियोटिक्स क्या, रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे रहते हैं उसमें। तो उनको बाकायदा बैठ के फिल्म देखनी पड़ती, क्योंकि मेरा सिलेबस ही फिल्मों के ऊपर है और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। फिल्म एंड सोसाइटी एंड फिल्म अप्रिसिएशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो बहुत सुंदर है, खूब मज़ा आएगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो और रिसर्च करेंगे तो उसके बारे में। सो दिस इज देयर्स अ ब्यूटी इन सिनेमा, वो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। हाँ, तो वो एक पढ़ने में फिर और मज़ा आता है। हाँ। और रही बात कंपेयर करने की, तो वी कैन नेवर कंपेयर आवर सिनेमा टू अदर कंट्रीज़। हम नहीं कंपेयर कर सकते। हम एक अलग प्रकार का, इनफैक्ट हमारी ही कंट्री में 2 अलग अलग प्रकार की फिल्में बनती हैं और दोनों ही अपनी जगह सही है। देखो, एक बाप के 2 बेटे हैं। एक वो है जो खूब पैसा कमा के लाता है ना, और बहुत मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है और जी जान लगा देता है पैसा कमाने के लिए और घर में पैसा लाता है। और दूसरा बेटा होता है वो आर्टिस्ट होता है, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट ज़्यादा पैसा नहीं ला सकता। ऐसा ही हमारी इंडस्ट्री में भी है। एक कमर्शियल सिनेमा है जो पैसा लाती है, हमारे देश की इकोनॉमी चलाती है वो, है ना। तो अगर कोई सी पिक्चर 100 करोड़ कमा रही है तो हमारी इकोनॉमी के लिए कमा रही ना, 200 करोड़ कमा रही तो हमारी इकोनॉमी चल रही है उससे। उस पिक्चर में काम करने वाले लोग, जहाँ शूट हुई है वहाँ के आसपास के लोग उससे जुड़ते हैं, टूरिज्म बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही ना। तो सॉफ्ट पावर भी बिल्कुल, हाँ। तो एक तरीका तो वो हो गया, और दूसरा आर्टिस्टिक, वो चाहे पैसा ना कमाए लेकिन हमारा कल्चर तो डिपिक्ट कर रही है ना, वो हमारे कल्चर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे रही है, तो वो फिल्में भी देखना ज़रूरी है, वो फिल्में भी आना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे मास्टर रहे हैं कि जिनने हमारे कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत नाम दिया है। और आज आप चाहे माने ना माने, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है कल्चरली। वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर सिनेमा। लोगों को हमारे कल्चर के बारे में जानकारी बहुत हद तक सिनेमा से मिलती है, कि वो सिनेमा में जो देखते हैं वो अट्रैक्ट होता है, उनको लगता है हाँ यार ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। सच में, इवन व्हेन लाइक फॉरेनर्स आर आस्क्ड अबाउट इंडिया, या तो वो मूवीज के बारे में बोलते हैं या बोलते हैं शाहरुख खान। एग्जैक्टली, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। प्राउड मोमेंट है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ KBC लास्ट ईयर. Yeah. So I was a contestant there though. I couldn't get to the hot seat, but I was contestant. So yeah, I had a word with Amitabh ji and I told them कि I teach cinema. He was so happy. He said कि इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि आप जैसे यंग फैकल्टी सिनेमा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कोर्स है। जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे आप सिनेमा अपने आप में कोर्स है जो पैसा ला रहा है। तो ज़रूरी है अच्छे लोग सिनेमा के साथ जुड़े, जो सिनेमा को पढ़ें और अच्छा सिनेमा बनाएं, हमारे देश को अच्छा सिनेमा बना के दें, है ना। क्योंकि हम इन्फ्लुएंस इससे होंगे ना, हमारा समाज सिनेमा से इन्फ्लुएंस होगा। और अगर हम अच्छा सिनेमा बता रहे तो हम एक समाज को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं अच्छा सोचने के लिए, कि कुछ अच्छा सोचो, अच्छी दिशा में सोचो। अब कश्मीर में इतना एक्सोडस हुआ था, हमको कईयों को नहीं पता कि कैसे हुआ था वो। लेकिन हमने कश्मीर फाइल देखी तो कईयों की आंखें खुली कि यार भैया ये सब हुआ था हमारे साथ। एक फिल्म बहुत अच्छी आई, आर्टिकल 15। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी अच्छी फिल्में बने जो हमको सोचने में मजबूर करें कि यार हम अच्छा बन सकते हैं, हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं देश के लिए।
तो ऐसी फिल्में बननी ज़रूरी है जो राइट वे में जो राइट वे में इन्फ्लुएंस कर सके, हमारे ऑडियंस को राइट वे में इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को अच्छा सोचने पे मजबूर कर सके, है ना। सो हाँ, और कमर्शियल सिनेमा भी बनना चाहिए क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, तो इसलिए सिनेमा है तो वो सब चीज़ चलेगी उसमें। सिनेमा में वो शाहरुख खान का डांस भी चलेगा, वो बाहें फैलाने वाला स्टाइल भी चलेगा, वहाँ पे सलमान खान का बेल्ट घुमाना भी चलेगा, सब चलेगा। तो चाहे मुन्नी बदनाम भी है, वो बाम लगा के सब चलेगा क्योंकि पैसा आ रहा है ना। अच्छी बात है, चलने दो, पैसा आ रहा है ना, देश चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है। जब तक हमारा कल्चर उससे प्रभावित नहीं हो रहा हो तब तक ये सब चलता है, और चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। वो मुन्नी बदनाम अगर है तो चलाओ ना, पैसा ला रही है ना, क्या दिक्कत है। हमारे कल्चर तो डिट्रॉइट नहीं हो रहा उससे। हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है ना कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से डिट्रॉइट नहीं हो सकता, इतनी छोटी मोटी चीज़ों से वो ख़राब नहीं हो सकता, ये तो बनी बात है ना। तो ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर बुरा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर बहुत मजबूत है, कई सालों से पनप के इतना बड़ा हुआ, इतना स्ट्रांग हुआ। तो एक दो गाने या एक दो आइटम सॉन्ग उसको तोड़ नहीं सकते। हमारा कल्चर, हिंदी कल्चर, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर बहुत मजबूत कल्चर है क्योंकि कई सालों पुराना है। वी वर अमंग द फर्स्ट सिविलाइजेशन, है ना। तो अगर हमारी सिविलाइजेशन इतना पुराना है तो हमारा कल्चर भी उतना ही पुराना है। इसको 2-4 गाने क्या प्रभावित करेंगे, ये नहीं कर सकते, है ना। हमारा कल्चर इनसे प्रभावित नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर ये हमको इकोनॉमी हमारा चला रहा है, पैसा ला के दे रहा है, तो आने दो यार, क्या दिक्कत है। ऐसा क्यों है कि आइटम सॉन्ग्स चलते हैं? अगेन वही ना, लोगों को पसंद आता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स सप्लाई और डिमांड वाला केस है बेटा, है ना। कि अगर डिमांड है तो सप्लाई भी होगी, लोग चाहते हैं दिखाओ तो ठीक है, आने दो। लेकिन वही बात है ना कि आप उस लेवल तक ले जा सकते हो जहाँ पे आप लाइन क्रॉस नहीं करो, वहाँ तक ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और कई सालों से है ना, आज की नई बात तो नहीं है। वो मोनिका ओ माय डार्लिंग, वो क्या था, यही तो था उस लेवल। मतलब अगेन उन्हें लाइन तो क्रॉस नहीं करी ना। पिया तू अब तो आजा गाना है, उन्हें लाइन तो क्रॉस नहीं करी। जब तक वो लाइन क्रॉस नहीं कर रही है ना, तब तक सब ठीक है। क्योंकि ऐसे गाने फिल्म में आएंगे, लोग फिल्म उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, तो अच्छी बात है। और किसने कहा कि आइटम सॉन्ग में महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष भी तो हो सकता है। तो दिल में मेरे दल दे डिस्को भी तो आइटम सॉन्ग हो सकता है ना, जिसमें वो 8 पैक्स के साथ आते हैं, तो वो भी तो आइटम सॉन्ग है। हमने उनको कभी आइटम सॉन्ग के लिए कभी देखा ही नहीं, लेकिन है तो वो भी आइटम सॉन्ग। और ये आइटम सॉन्ग जिससे कोई चीज़ नहीं होती, वो एक गाना है, बस दैट्स इट। इसको एक गाने की तरह से लो, बस बात खत्म। अभी हुस्न तेरा तौबा तौबा है ना, उसमें भी एक पुरुष है, गाना गा रहे, अच्छा है, खूब चला, पैसा कमाया, बात खत्म। पिक्चर नहीं चली वो पता लगे, अगर आप पिक्चर देखे तो हमको पता है कि आजकल तो मूवीज़ से ज़्यादा जो जैसे क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादा आजकल रील्स पर सोचते हैं कि व्हाट कुड बी गॉन वायरल, ऐसे क्या वायरल जा सकता है। हाँ देखो, अभी ना अटेंशन स्पैन कम हो चुका है हमारा। करेक्ट। अभी हमारा अटेंशन स्पैन ना मछली के जैसा है। तो जैसे मछली होती है ना कि हल 2 सेकंड में इधर देखा, फिर इधर देख लिया, अच्छा इधर देखा, फिर इधर देखा, इधर देखा। तो हम लोगों का अटेंशन स्पैन भी वैसा ही है। हमको 5 से 7 सेकंड में कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है कि अच्छा अभी इधर देख लिया, ओ इधर देख लिया। तो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है ऑडियंस का अटेंशन स्पैन को ग्रैब करके रखना कि हाँ बैठ के देखो, दैट काइंड ऑफ ए थिंग, है ना। तो इसलिए रील्स चलती है, क्योंकि रील्स 10 सेकंड 15 सेकंड की होती है तो चल जाती है। वो भी एक काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हुई ना, बिल्कुल प्रमोशन करने के लिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का एक हिस्सा ये रील्स, बहुत बड़ा हिस्सा इनफैक्ट सोशल मीडिया है, लोगों तक बातें पहुंचाने का कि भैया हमारी फिल्में आ रही है और इसमें ये सब है। तो एक तरीका है कि भैया आप उसका छोटा सा सॉन्ग निकाल लीजिए, पहले म्यूज़िक रिलीज़ कर दीजिए और फिर उस म्यूज़िक को वायरल कर दीजिए। तो फिल्म आई नहीं है अभी, लेकिन उससे पहले उसका म्यूज़िक वायरल हो जाता है। हाँ। और लोग फिर उसलिए देखने जाते हैं कि हाँ उसको गाना सुनना है। अब जैसे ये तौबा तौबा बहुत पहले आ चुका था, फिर हमने फिल्म देखी तो फिल्म इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ गाना बहुत पसंद है। मैं बैठा था गाना देखने के लिए, मुझे देखना था विकी कौशल को गाना, वो बहुत गजब डांस करता है ना, बहुत मज़ा आया उसको देखने में। बस यही तो है, क्योंकि वो एंगेज हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं बस। और ठीक है यार, अगर कोई सी चीज़ हमें खुशियाँ दे रही है, हमारा देश को पैसा दे रही है, हमारे कल्चर को ऊपर ला रही है, तो मुझे नहीं लगता सिनेमा कोई बुरी चीज़ है। सिनेमा बहुत बेहतरीन चीज़ है। बढ़िया। सिनेमा में आपको कैसे इम्पैक्ट किया ऐसे पूरी लाइफ में? हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस योर लाइफ? ओके,
I have a lot of credit due to be given to cinema in my personal life. The reason behind that is, I used to be a very chubby guy in my school days. Like बहुत ज़्यादा था. Couldn't even walk properly. है ना, थोड़ा सा weight और ज़्यादा put on हो गया था. लेकिन I started watching films for motivation. कि यार ठीक है, हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, और उसके लिए एक ही ज़रिया मुझे सिनेमा था. तो बहुत सारी ऐसी फिल्म देखी जो सेल्फ मोटिवेशन के लिए थी, कि यार मैं इससे तो अच्छा ही हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ. तो दैट वाज वन पॉइंट कि जहाँ पे मुझे जब भी आज भी मुझे अगर सेल्फ मोटिवेशन करना हो तो मैं फिल्में देखता हूँ. मुझे कौन सी आपकी टॉप 3 मूवीज जो एकदम ऐसे नहीं, ऐसा टॉप 3 तो नहीं, मेरे पास तो टॉप 100 की लिस्ट है. ठीक है, मैं निकालूंगा तो पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, टॉप 100 नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं टॉप 3 निकाल लूँ कि टॉप बेस्ट है. लेकिन हाँ, कुछ एक फिल्में मुझे बहुत पसंद है. जैसे मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद है. हाँ, मैंने भी देखी. बहुत सुंदर है. आनंद फिल्म मुझे पसंद है. मुझे वापस देखूंगा मैं. मुझे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत पसंद है. मुझे एक फिल्म है, एक ईरानी सिनेमा है, माजिद मजदी की फिल्म, चिल्ड्रंस ऑफ हेवन ऑफ सॉन्ग ऑफ स्पैरो. ये 2 अलग अलग फिल्में हैं, मुझे बहुत पसंद है. इसका कलर जो है, उसमें जिस तरीके से दिखाया है, मुझे ईरानी सिनेमा में माजिद मस्दी की फिल्में बहुत पसंद आती, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं वो. सो वो मुझे बहुत पसंद है. ऋषिकेश मुखर्जी की मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आनंद हो, बावर्ची हो, चुपके हो. मुझे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है. और टॉम हैंक्स मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर. टॉम हैंक्स की एक्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब आउट ऑफ द वे. तो एज एन एक्टर मुझे टॉम हैंक्स की फिल्में देखना पसंद है. फिर ऑफ कोर्स कि आप क्वेंटिन टेरेंटिनो तो है ही, तो उनकी फिल्में तो अलग ही जोन पर है. और क्रिस्टोफर नोलान की फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स वो इतनी मोटिवेशन वाली फिल्में नहीं होती है, लेकिन थॉट प्रोवोकिंग होती है ना. तो ऐसी फिल्में मुझे बहुत पसंद है. कुछ फिल्में हैं जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतने उस लेवल की बनी है ना कि आप एक ना एक बार उस फिल्म को देखना बिल्कुल बनता है. ऐसी सत्यजीत रे का सिनेमा है. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो अगर सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देख रहे हो तो आप उसकी अगर अपू ट्रायोलॉजी देखो तो वो आपको ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करती है ना, आपको धरातल से कनेक्ट, आपको ज़मीन से कनेक्ट करती है, आपको मिट्टी से कनेक्ट करती है. तो मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा देखना पसंद है ना. एक फिल्म मुझे और अच्छी लगती है, वो मेरा गिल्टी प्लेजर है. गिल्टी प्लेजर मतलब ऐसा है कि यार देखो क्या है, वो है प्रियदर्शनी की सिनेमा, है ना. प्रियदर्शनी के जैसे हेरा फेरी हुई, हाँ, है ना, भागम भाग हुई, ये ऐसा लगता है सही है यार क्या. ठीक है, वो जितनी भी बार देखो आप, हेरा फेरी 1 देखो, 2 देखो, वो बाबू राव का कैरेक्टर ना वो दिल में बसा हुआ है सबके. तो सोचो यार क्या सही है, आपको थोड़े समय के लिए खुश रहने पे मजबूर कर रहा है जो, है ना, जो आपको मुस्कान ला दे आपके चेहरे पे. ये सिनेमा बेहतरीन सिनेमा. तो मुझे हेरा फेरी और भूल भुलैया और ये फिल्में बहुत अच्छी लगती है. भूल भुलैया तो बहुत ही प्यारी पिक्चर है. फिर भूल भुलैया 2 अच्छी लगी थी. ओके सी, हाँ इतना नहीं ना, लेकिन हाँ ठीक. थोड़ा दुख तो था कि अक्षय कुमार देखो. सो हाँ, प्रियदर्शनी की फिल्में मुझे अच्छी लगती है देखना. सिंपल फिल्में देखना मुझे अच्छी लगती है. और कई बार कुछ फिल्में ऐसी होती है कि जो सोचने पे मजबूर कर दे कि और कैसे. तो ऐसी फिल्में में मेरा जो टॉप लिस्ट में आता है उसमें से एक है, एक शॉशैंक रिडेम्पशन. मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है. और एक फिल्म है शिंडर्स लिस्ट, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो भी मुझे बहुत पसंद है. और इन सब का अगर इकट्ठा किया जाए तो 2-3 फिल्में निकलती. एक आती है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. अच्छा. रॉबर्ट बेनिग्नी ने उसमें एक्टिंग भी किया है और उन्होंने डायरेक्ट भी करी है. वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, रॉबर्ट बेनिग्नी की. और इट्स अ वंडरफुल लाइफ एक फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है. आई लव वॉचिंग दैट फिल्म अगैन एंड अगैन. वो आपको मोटिवेट करती है. अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा हो कि दुनिया ने आपके साथ बहुत बुरा करा है, या दुनिया आपके साथ बहुत बुरी है, या आपको जन्म नहीं लेना चाहिए था इस दुनिया में, तो आप इट्स अ वंडरफुल लाइफ देखो, तो आपको लगेगा हाँ इट्स अ वंडरफुल लाइफ. बहुत सुंदर पिक्चर है. सो ऐसी पिक्चरें देखना मुझे बहुत पसंद है. और अलग अलग लैंग्वेजेस की सिनेमा देखना पसंद है. मुझे बंगाली सिनेमा देखना बहुत पसंद है, मलयालम सिनेमा मुझे बहुत पसंद आता है, तमिल तेलुगु सिनेमा मुझे बहुत पसंद आता है.
गुजराती फिल्में बहुत अच्छी बनती। अब जो इनफैक्ट 2000 बाद की जो फिल्में आई है, बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है गुजराती लैंग्वेज में भी, बहुत अच्छा काम हो रहा है गुजराती लैंग्वेज में भी, तो वो भी बहुत पसंद है। कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं पंजाबी भी देखता हूँ। पंजाबी में मुझे कॉमेडी पंजाबी मूवी बहुत पसंद आती है, मतलब वो मैंने देखा नहीं आज तक अरे पंजाबी। अरे पंजाबी में अगर आपको थोड़ी बहुत भी पंजाबी थोड़ी समझ में आ जाए, समझ में आती हाँ, तो अरे बहुत मज़ा आएगा। तो एक वो जैसे ये है ना गिल्टी प्लेजर जिसको बोलते हैं, वैसा एक गिल्टी प्लेजर मेरा वो भी है। जैसे एक फिल्म है जट एंड जूलियट, है ना, वो सुना है, हाँ, वो 3 पार्ट में बनी है, तो 1 2 3 आप देखो, बड़ा मज़ा आएगा। फिर एक ये है, और दूसरा है, कौन सी फिल्म थी, आई फॉरगॉट द नेम, नाम ही स्किप हो गया उसका। सो पंजाबी सिनेमा में मुझे वो कॉमेडी जो है वो मुझे बहुत पसंद आती है, तो आई वॉच दैट फॉर दैट, पंजाबी कॉमेडी के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें, वो भी देखने में। अच्छा, तो यार सिनेमा तो कुछ भी दिखा दो यार, ये तो लिस्ट वो लिस्ट बढ़ती जाएगी। देखो वो मूड के ऊपर है, सारे कमेंट्स में डाल दूंगा मैं। वो मूड के ऊपर है। अगर आपको वॉर फिल्म देखनी है तो सेविंग द प्राइवेट रायन मुझे बहुत पसंद है। मुझे वॉर फिल्म में मुझे पर्ल हार्बर बहुत पसंद है। फिर नेटफ्लिक्स पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री रखी है वर्ल्ड वॉर के ऊपर, हिटलर के ऊपर, वो मुझे बहुत पसंद है नेटफ्लिक्स पे। वो डॉक्यूमेंट्री मैं बहुत बार देख सकता हूँ, तो उसको मतलब बहुत इन्फॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री है, तो वो मुझे बहुत देखना पसंद है। फिर हॉरर का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे हॉरर फिल्में देखने के लिए देख लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो डर लगता ही नहीं है। तो जब आपका डर लग ही नहीं रहा है, वो आपको वो नर्वस का इमोशन आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों पैसा खर्च करना। तो हॉरर इज़ नॉट माई जॉनरा। मैं ज़्यादा हॉरर पिक्चर देखता नहीं हूँ, मुझे ओकेश लगता है तो ठीक है, हाँ देख लिया। अनलेस अगर वो हॉरर कॉमेडी हो, वो हाइब्रिड जॉनरा हो, जैसे स्त्री, हाँ। तो बड़ा मज़ेदार है यार, बड़ा मज़ा आता है कि वो स्त्री का लाना। और पंकज त्रिपाठी अलग जोन पे कहाँ एक्टिंग करते हैं पंकज त्रिपाठी जी, है ना, तो वो वैसी फिल्में पसंद है। हॉरर इज़ नॉट माई जॉनरा। बाकी मिस्टेरिकल सिनेमा अच्छा लगता है मुझे, थ्रिलर पिक्चर अच्छी लगती है मुझे, और कॉमेडी तो ऑफ कोर्स है, कॉमेडी सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। ओवरऑल आई विल टेल यू कि एक बहुत बड़ा, एक मेरे केबिन में अगर आप मेरे देखेंगे तो बहुत सारे पोस्टर्स लगे मेरे पीछे, उसमें मैंने वो सारी पिक्चर रखी जो मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें पुरानी फिल्मों से लेकर नई फिल्में और रीजनल सिनेमा भी लगा रखा है। तो उसमें ऊपर टॉप लिस्ट में बेस्ट वाली फिल्मों में एक आती है प्यासा, एक आती है मुगले आजम, एक आती है कागज़ के फूल, फिर 7 समुराई एक फ़िल्म है, एक सिटीज़न केन एक फ़िल्म है, फिर एक फ़िल्म बहुत अंडररेटेड है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ डोर टू डोर। आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी वो फिल्म, लेकिन हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। डोर टू डोर फिल्म अच्छी लगती है मुझे। पेज ही खत्म हो गया। मैंने कहा था मैं अगर शुरू हुआ तो मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट दे दूंगा, आप नीचे कमेंट्स में लिखते जाना कि ये सब फिल्में अच्छी है, आप देख सकते हो, और आपका कम समय निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू वोंट रिग्रेट, ठीक है ना। और फिर उसी लिस्ट में आगे भी है, जैसे एक फिल्म आई थी अभी ग्रेविटी, वो बहुत सुंदर गजब पिक्चर है, उसको देख मतलब ऑफकोर्स उसका बजट बहुत बड़ा, लेकिन बहुत मुश्किल 2 एक्टर है उसमें, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर एक पोस्टर मेरे केबिन में रखा है, वो रेनकोट पिक्चर का रखा है, अजय देवगन की और ऐश्वर्या राय की पिक्चर है रेनकोट। हाँ, ओ हेनरी नाम के एक ऑथर है, उनकी एक स्टोरी के ऊपर आधारित है रेनकोट। ब्रिलियंट फिल्म, जस्ट तीन कैरेक्टर उस पिक्चर में, सिर्फ 3 कैरेक्टर, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और थोड़े समय के लिए अनु कपूर आते हैं, बस। वो फिल्म अगर आपको डायलॉग डिलीवरी सीखना हो, आपको पॉजेस सीखना हो, आपको एक्टिंग सीखना हो, तो ये फिल्में देखें। फिर 12 एंग्री मैन के ऊपर एक फिल्म आई थी, एक रुका हुआ फैसला, वो मुझे बहुत पसंद है। और देखो मैं अगर लिस्ट निकाल रहा हूँ ना, तो फिर अब बात निकली है तो दूर चलक जाएगी, ठीक है। मैं जिम्मेदार नहीं, उनने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्में कौन सी पसंद है, तो भैया चलेगा, ठीक है। सर नाम क्या था? एक रुका हुआ फैसला। फिर हाँ फिर सटायर में मुझे जाने भी दो यार बहुत पसंद है। अगर वो डायलॉग सुना, शांत गदाधारी भी शांत, कहीं तो सुना होगा, ये उस पिक्चर से आया है ना, वो जाने भी दो यारो, जाने भी दो यार, ठीक है ना। सो ये है। और गुलजार के द्वारा डायरेक्टेड फिल्में मुझे देखना पसंद है, तो चाहे वो माचिस हो,
चाहे वो, और सबसे फेवरेट इजाज़त। अगर आप कभी सीरियस मूड में हो और आपको लगता हो कि यार कोई सा ऐसी फिल्म देखनी है कि यार मज़ा आ जाए, दैट काइंड ऑफ ए फीलिंग, तो इजाज़त फिल्म देखिए। इजाज़त एक ऐसा सिनेमा है जिसमें आपको इतनी बार देखोगे, जितनी बार उस फिल्म को देखोगे, इजाज़त फिल्म को आपको उतनी बार बहुत पसंद आने वाली है। तो गुलजार साहब की डायरेक्टोरियल पिक्चरें मुझे अच्छी लगती है कि वो लिखते भी खुद है और डायरेक्ट भी खुद ही करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पिक्चरें बहुत अच्छी लगती है। सो हाँ, लिस्ट लंबी है। एक पेज भर गया है। अरे फिर तो मैंने कहा ना बेटा, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था कि सर आपको कौन सी पिक्चर पसंद है, ठीक है ना। तो एक लिस्ट अपन डाल देंगे नीचे कमेंट में, लाइक 100 मस्ट वॉच फिल्म्स, और उसका पार्ट 2 भी डालेंगे, अनदर 100 मस्ट वॉच फिल्म बिफोर यू डाई, ठीक है। और फिर इसका पार्ट 3 भी डाल देंगे कि अगर अभी भी सांस बची हो तो अनदर 100 फिल्म यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई, ऐसा। और अगर यमराज आने में देर लगाए तो नेक्स्ट 100 मस्ट वॉच फिल्म यू मस्ट वॉच। सो या, सो एनी मोर क्वेश्चन? So what's the end message you would like to give who are starting in cinema and who are getting interested in cinema? देखो, अगर पैशन हो तो ही आना, ठीक है। ये बाय चांस वाली फील्ड नहीं है कि चलो कुछ नहीं करा तो ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड और सिनेमा आपका पैशन है, फिल्में देखना आपको पसंद है, कहानियाँ सुनाना आपको बहुत पसंद है, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, तो ही इस फील्ड में आने की सोचना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि यहाँ पे 9 to 5 की नौकरियाँ नहीं मिलती है ना। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आपको बैठे बैठाए 9 to 5 की नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप तभी टिक पाते हैं जब आप तक आपका पैशन रहता है, और आपको हर बार खुद को अपडेट करना होता है। वो ड्राइव रहनी चाहिए ना, ड्राइव होना चाहिए। आपको खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद को शार्पन करना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करा तो आप पीछे रह जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, है ना। तो चाहे आप एज ए स्क्रीन राइटर या स्क्रीन प्ले राइटर आ रहे हो, खुद को अपडेट करो, कुछ नया सोचो, कुछ नया लेके आओ, लोगों को नया दो। आप एक्टिंग के लिए आ रहे हो तो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो, मैं कैसे इमोशन डिलीवर कर सकता हूँ, है ना। पहले खुद को समझो कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, तब इस फील्ड में आना। देखो भैया, पैशन है, अच्छी बात है, लेकिन घर चलाना भी ज़रूरी है, मेन पॉइंट है। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप पैशन के नाम पे कि भैया भूखे मर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले खुद को सोचो, खुद को एनालाइज करो कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप इस फील्ड में आए तो आपके साथ बुरा ही होगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हाँ दुनिया वाले आपको अच्छा बोल रहे हैं, तो बिलीव मी, खूब पैसा है, खूब पैसा है इस इंडस्ट्री में, बहुत पैसा आएगा। लेकिन बस ये है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप बैठे नहीं रह सकते। और हो सकता है कि आपके पास काम थोड़ी देर से आए, बिल्कुल हो सकता है कि आपको शुरू में मौका नहीं मिले, चाहे किसी भी तौर पर, इवन एक आर्टिस्ट के तौर पर भी मौका ना मिले, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप खुद को अपडेट कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को काम में लगा रहे हैं, और पैशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा है ना। व्हाट्स द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू मी, तो यू फॉर आल्सो राइटिंग? फॉर राइटिंग, मैंने कहा था ना, पढ़ना शुरू करो, अच्छे लोगों को पढ़ना शुरू करो। आज से गुलजार को पढ़ेंगे। अरे बस मेरा काम हो गया। 2-3 लोगों को पढ़ो तो मज़ा आएगा। गुलजार साहब को पढ़ो, खूब पढ़ो, हरिशंकर परसाई जी को पढ़ो, खूब पढ़ो, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा। ओ हेनरी है ना, वो उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बड़ी प्यारी से, एंड अगर देखोगे तो दिमाग ऐसा पुफ, भाई साहब ये क्या कर दिया, है ना। तो ओ हेनरी को पढ़ना बहुत मज़ा आएगा। बाकी लिखने की पहली कड़ी पढ़ाई से शुरू होती है। तो जब आप लिख रहे हो, अगर आप 1 पेज लिख रहे हो, उससे पहले 100 पेज पढ़ो। 100 पेज पढ़ने के बाद 1 पेज लिख सकते हो आप। दैट्स द ब्यूटी। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने कंटेंट ही पढ़ो, कुछ और भी पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 100 पेज पढ़ो, तब जाके आप 1 पेज बहुत बेहतरीन लिख सकते हो। 100 पेज पढ़ो, है ना, पढ़ना ज़रूरी है। तो वही है कि जिसको लिखना चाहिए वो पढ़ नहीं रहे। ठीक है ना। बढ़िया सर, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेटे।
ठीक है ना. अच्छा लगा यहाँ पे आके. आई होप आपको लगा हो अच्छा. मेरे को तो सर मज़ा आ गया. कमेंट्स में डाल दूंगा गाइस.